हेलो एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जो आने वाला यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस लेक्चर की सीरीज़ में यूपी स्पेशल वाला कंटेंट आपको दिखाया जाएगा। वो वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी और ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में क्या क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, क्या आपको फैक्ट जानने की ज़रूरत है, क्या इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें इन लेक्चर्स में इन लेक्चर्स में डिस्कस होंगी। हम लोग आज बात करेंगे पॉलिटी की। मेरा नाम है मृणाल कुमार और आज हम बात करेंगे इस पॉलिटी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने गवर्नर के ऑफिस के बारे में बात की थी। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होता है, कौन सा आर्टिकल होता है जो कि चीफ मिनिस्टर के बारे में कहता है। आर्टिकल 164 ओनली सेज दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल 164 के हिसाब से कौन चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है? गवर्नर करता है। गवर्नर हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो होता कौन है असल में चीफ मिनिस्टर? जो भी पार्टी मेजॉरिटी गेन करती है, सत्ता गेन करती है, कॉन्फिडेंस गेन करती है लोगों का किसी भी असेंबली में, तो उस मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होगा उसको गवर्नर जो है एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। ध्यान में रखिएगा, लोग जो हैं अपने एमएलएस को इलेक्ट करते हैं और जितने एमएलएस जो हैं जब वो मेजॉरिटी किसी पार्टी में आ जाते हैं तो उस मेजॉरिटी का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। लोग डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं करते हैं, वो बनाता कौन है? गवर्नर बनाता है, गवर्नर। But when no party has a clear majority in the assembly, then governor may exercise, no party has a clear majority, personal discretion in the selection and appointment of the chief minister. In such a situation, governor usually appoint the leader of the largest party or coalition in the assembly and ask him to seek a vote of confidence. तो मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन हुई, इलेक्शन हुए और काफ़ी सारे पार्टीज ने कुछ कुछ वोट, परसेंटेज ऑफ वोट्स इकट्ठे किए, लेकिन कभी भी उस सिचुएशन में कोई मेजॉरिटी नहीं बन पा रही है। कोई भी पार्टी जो है कोई भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मस्टर कर पा रही है, तो इस तरीके से क्या होगा? कोई भी लीडर नहीं इमर्ज हो पाएगा वहां पे। तो इस सिचुएशन में जब कोई क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं होती है तब गवर्नर क्या होता है? अपने हिसाब से अपना पर्सनल डिस्क्रिशन यूज करके किसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट करता है और फिर कहता है चीफ मिनिस्टर से कि आप अब यहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगिए। और कितने समय में? विद इन अ मंथ। एक महीने का वक्त होता है चीफ मिनिस्टर के पास जो कि अपॉइंट होता है ताकि वो अपनी कॉन्फिडेंस और मेजॉरिटी जो है इस्टेब्लिश कर सके। एक टाइप से मौका दिया जाता है किसी एक पर्सन को, किसी एक एमएलए को। कौन मौका देता है? वो गवर्नर देता है। कैसे? उसको एक चीफ मिनिस्टर अपने हिसाब से अपॉइंट करके। The governor may have exercised his individual judgment in selection and appointment of the chief minister when the chief minister in the office dies suddenly and there is no obvious successor. However, on the death of the chief minister, the ruling party usually elects a new leader and government has no choice but to appoint him as the chief minister. तो मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आती है, अपॉइंटमेंट में हम अलग अलग तरीके की सिचुएशन देख रहे हैं कि जनरली जब मेजॉरिटी होती है तब क्या होता है, जब मेजॉरिटी नहीं होती है तब क्या होता है। एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जब एकदम से ऑफिस जो है चीफ मिनिस्टर का खाली हो जाता है। जब कोई भी चीफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जब कोई भी अगर चीफ मिनिस्टर अपने टेन्योर के दौरान उसकी डेथ हो जाती है सडनली, तब क्या हो जाता है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एक चीफ मिनिस्टर की पोजीशन खाली हो जाती है। तब इस सिचुएशन में गवर्नर के पास फिर से अथॉरिटी होती है कि वो किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सके चीफ मिनिस्टर, तब जब कोई ऑब्वियस सक्सेसर उसका ना हो। लेकिन जनरली ये होता है जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो रूलिंग पार्टी होती है अपना एक और दूसरा लीडरशिप वाले कैंडिडेट को भेज के चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट करवा देती है गवर्नर से। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट require that a person must prove his majority in the legislative assembly before he is appointed as the chief minister. The governor may first appoint him
as the chief minister and then ask him to prove his majority within a reasonable period. तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ये सिस्टम है कि कोई भी लीडर जो है, चीफ मिनिस्टर जो है, उसको अपनी गवर्नमेंट बनानी है तो बाकी जितने भी एमएलएज हैं उनका कॉन्फिडेंस उसे अर्न करना पड़ता है। तो इसका ये सिस्टम है कि पहले सिस्टम में पहले चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करता है, जब अपॉइंट हो जाता है तब हाउस में सामने जाके वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, पहले अपॉइंट होता है, बाद में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। और उसका भी उसे गवर्नर जो है रीजनेबल टाइम देता है, जैसे कि हमने पहले देखा 1 महीने का समय। A person who is not a member of the state legislature can be appointed as a chief minister for 6 months, within which time he should be elected to the state legislature. He should be elected to the state legislature, failing which he ceases to be the chief minister. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन पाएगा जो कि इलेक्ट होके चुन के जनता ने उसे चुना है और एमएलए बनाया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ऐसा भी एक प्रावधान रखता है कि अगर कोई व्यक्ति सांसद में या फिर आपका एमएलए विधानसभा में एमएलए ना हो, उसको भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन एक शर्त होती है, उस सिचुएशन में चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद उसे 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्ट भी होना पड़ता है। किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में या लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होना होता है 6 महीने में, वरना उसके बाद उसकी सदस्यता, उसकी जो ऑफिस होता है चीफ मिनिस्टर का, वो रद्द कर दिया जाता है। और 6 मंथ्स का टाइम क्यों होता है, ये भी एक लॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दो सेशंस के बीच में, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के 2 सेशंस होते हैं, उनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं होता है। तो इसी के हिसाब से उस व्यक्ति को भी जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया है उसको समय दिया जाता है 6 महीने का। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर मे बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है कि अगर विधान सभा का ही मेंबर हो वही चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन अगर वो विधान परिषद का या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर हो तो भी उसे चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। द टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ऑफिस होता है चीफ मिनिस्टर का, उसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं 5 साल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एक टर्म होता है विधानसभा का 5 साल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन चीफ मिनिस्टर के लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यहाँ पे तब तक कोई चीफ मिनिस्टर रहेगा जब तक कि वो गवर्नर का प्लेजर एंजॉय करेगा, जब तक कि वो गवर्नर के कॉन्फिडेंस में बना रहेगा। जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक चीफ मिनिस्टर बना रहेगा। However, this does not mean that the governor can dismiss him at any time. He cannot be dismissed by the governor as long as he enjoys the majority support in the legislative assembly. But if he loses the confidence, he must resign or the governor can dismiss him. तो ये जो हमने पढ़ा था कि उसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है और वो सिर्फ गवर्नर की मर्जी के हिसाब से चीफ मिनिस्टर रहता है, इसका ये मतलब नहीं गवर्नर जब अपनी मर्जी से चाहे उसे हटा सकता है। जब तक कोई भी लीडर या चीफ मिनिस्टर अपना कॉन्फिडेंस या फिर मेजॉरिटी होल्ड कर रहा है हाउस में, गवर्नर उसे हटा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही सिचुएशन आती है जहां पे मेजॉरिटी जो है डगमगाने लगती है या फिर मेजॉरिटी लूज हो जाती है, मेजॉरिटी कम पड़ जाती है, तुरंत गवर्नर के पास ऑप्शन होता है कि या तो उसे डिसमिस कर दे या फिर चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करवा दें। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है उसकी जितनी भी सैलरी होती है, अलाउंसेस होती हैं, वो डिसाइड कौन करता है? वही संसद का, वही हाउस करता है, विधानसभा करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि गवर्नर का सैलरी और अलाउंसेस कौन डिसाइड करता है? वहां पे आपका पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। अब देखते हैं पावर्स एंड फंक्शन क्या होते हैं चीफ मिनिस्टर के। तो अलग अलग ऑफिसेस के संबंध में अलग अलग पावर्स होती हैं चीफ मिनिस्टर की। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संबंध में हम लोग पावर देखते हैं। गवर्नर अपॉइंट्स ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर।
सिर्फ उन्हीं लोगों को गवर्नर मिनिस्टर्स के तौर पे अपॉइंट कर सकता है जिसको चीफ मिनिस्टर खुद गवर्नर को कहता है कि आप इस व्यक्ति को ये मिनिस्टर बनाइए। ही एलोकेट्स एंड रीशफल्स द पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्ट्री। कौन से मिनिस्टर को कौन सा विभाग मिलना चाहिए, फाइनेंस मिलना चाहिए, गृह मिलना चाहिए, या फिर कोई और हो गया, वो कौन डिसाइड करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो गवर्नर जो है डायरेक्टली किसी मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकता, लेकिन चीफ मिनिस्टर चाहे तो किसी भी मिनिस्टर से तुरंत अपनी रेजिग्नेशन चीफ मिनिस्टर को सबमिट करने के लिए कह सकता है, या फिर गवर्नर को एडवाइस कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है कि इस मिनिस्टर को डिसमिस करना चाहिए। ये अथॉरिटी होती है चीफ मिनिस्टर के पास। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस डिसीजन। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उनका टॉप मोस्ट हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है, और वही सारी मीटिंग्स को कंडक्ट करता है। ही गाइड्स, डायरेक्ट एंड कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शन के अंडर काम करते हैं। ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, सिंस चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हिज रेजिग्नेशन और डेथ ऑटोमेटिक, ये ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स the council of ministers. The resignation or the death of any minister on the other hand merely creates a vacancy which chief minister may or may not like to fill. तो यहां से हमें पता चलता है कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर की एक बहुत अहम भूमिका होती है, एक बहुत की पोजीशन होती है चीफ मिनिस्टर की। ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर चाहे तो पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसे डिसॉल्व कर सकता है या उसे कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, और क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, तो जब तक चीफ मिनिस्टर रहेगा तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रहेंगे। जैसे ही चीफ मिनिस्टर की वैकेंसी होगी, किसी न किसी वजह से रेजिग्नेशन हो गया या डेथ हो गया, तो तुरंत तुरंत पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा उल्टे तरीके से नहीं होता। चीफ मिनिस्टर के जाने से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरा स्ट्रक्चर ढह जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर चीफ मिनिस्टर हुआ और कोई मिनिस्टर की डेथ हो गई, तो फिर वो सिर्फ एक वैकेंसी ही क्रिएट होती है, उसमें बाकी स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीफ मिनिस्टर की मर्जी होती है कि उस पोजीशन को खाली रखे या किसी दूसरे मिनिस्टर को उसमें अपॉइंट कर दे। ये आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। उसके बाद गवर्नर से संबंधित क्या क्या पावर होती हैं चीफ मिनिस्टर की? ही इज प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, गवर्नर जो होता है उसको एड और एडवाइस कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन इन दोनों के बीच में लिंक जो होता है, एक मिडिल मैन जो होता है, जो दोनों की कम्युनिकेशन को ब्रिज करता है और इंफॉर्मेशन दोनों तरफ से फ्लो करने में हेल्प करता है, वो कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर के का दायित्व होता है टू कम्युनिकेट द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल द डिसीजन। जितने भी निर्णय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेता है उसको गवर्नर तक कौन पहुंचाता है? चीफ मिनिस्टर। फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड गवर्नर चाहता है तो किसका दायित्व बनता है? चीफ मिनिस्टर का बनता है कि वो दे। इफ द गवर्नर सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। अगर कोई भी रिकमेंडेशन होती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती है गवर्नर को करने को, तो गवर्नर अगर चाहता है कि वो डिसीजन जो है रिकंसिडर किया जाए, उस पर फिर से विचार किया जाए, तो वो सीधे चीफ मिनिस्टर को भेजता है और फिर चीफ मिनिस्टर वापस कम्युनिकेट करता है। ही एडवाइजेज द गवर्नर विद द रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। तो जितने भी और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आपके एडवोकेट जनरल हो गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन हो गया, उसे इलेक्ट तो अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन गवर्नर क्या करता है? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से करता है इन सबको इलेक्ट। और जो स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, आपका विधानसभा हो गया, उसमें क्या होता है? ही एडवाइजेस द गवर्नर विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कब जो है विधानसभा बुलानी चाहिए, कब उसकी बैठक को रद्द किया जाना चाहिए, वो चीफ मिनिस्टर गवर्नर से कह के करवाता है। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी टाइम। चीफ मिनिस्टर चाहे जब चाहे
पूरी की पूरी गवर्नमेंट को कोलैप्स कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, सिर्फ गवर्नर को रिकमेंड करके। ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो सरकार की क्या क्या नीतियां हैं वो विधानसभा में कौन बताता है? चीफ मिनिस्टर बताता है। अब गवर्नर से रिलेटेड और क्या क्या पावर्स होती हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था, उनके आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। आर्टिकल 163 जो है, ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल्स आपको जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये मैच द फॉलोइंग के तौर पे आते हैं और आपको उनका सब्जेक्ट मैटर पता हो तो आप आराम से मैच कर सकते हैं। तो 163 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, और चीफ मिनिस्टर जो है उसका हेड होगा। और इस पूरे संगठन का काम क्या होगा कि एड एंड एडवाइज द गवर्नर ऑन एक्सरसाइज ऑफ इट्स फंक्शन। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर गवर्नर को बताएंगे कि क्या कैसे कब होना चाहिए, except in so far as he is required to function or any one of them in his discretion। तब तक बता सकते हैं गवर्नर को जब तक गवर्नर अपना डिस्क्रिशन नहीं यूज करना चाहता। आर्टिकल 164 क्या कहता है? द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। और बाकी मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? वो भी गवर्नर करता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चॉइस से करता है। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं और चीफ मिनिस्टर होता है वो गवर्नर के मर्जी के हिसाब से, गवर्नर के प्लेजर के हिसाब से ऑफिस जो है होल्ड करता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब ये इनकी जो जिम्मेदारी है पूरे अशोक ग्रुप की जिम्मेदारी होती है इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और कौन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं ये? कौन इनको? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है जब चाहे इनकी जिम्मेदारी के बारे में इनसे सवाल पूछ सकता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को जवाब देना पड़ता है। और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल मतलब जब तक अगर कॉन्फिडेंस है तब तक ठीक है, अगर किसी भी एक मिनिस्टर ने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है या कुछ भी इशू आता है तो एक की गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक टाइप से ये एक पूरी टीम की तरह काम करते हैं जहां पे एक इंडिविजुअलिटी नहीं बल्कि पूरी बिग पिक्चर को कंसिडर किया जाता है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल द डिसीजन, furnish such information relating to the administration and affairs of the state as governor may call for, request submit for the consideration of the council of ministers। ये हमने पहले पढ़ा था। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 167 कहता है। तो ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें थी हमारी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के बारे में और स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आप इनको पॉज करिएगा और इनको एक बार आप देखिएगा। ये आर्टिकल्स आपको जानना जरूरी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो में चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन जानना काफ़ी ज़रूरी है। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करा होगा, आप इससे नई जानकारी ले सकेंगे। एंड अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।